तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ। एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के दिन हम शेट्टी कड़ी की आखिरी बात करके इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद कल के दिन मैं आपको जो आप बड़े दिनों से मांग कर रहे थे कि मैं औरंगज़ेब की कहानी सुनाऊँ, वो किस्सा हम आपको कल सुनाऊँगा। कल बड़े-बड़े जो और गैंगस्टर थे, जिनमें औरंगज़ेब है, ईड़ा गोपाल है, गोपाल लंबू है और इस किस्म के और बहुत सारे, वो कल से हम वो शुरू करके एक-एक करके सब तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ कि कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हुई हैं। वो इसलिए हुई कि मैंने 3-4 दिन से जो एक किस्म की स्टोरीज़ कर रहा था, जैसे भरत नेपाली की स्टोरी, उसी किस्म से एक विदेश में कुछ लोगों ने उसका मर्डर किया, कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया, कुछ उसी तरह से मिलती-जुलती स्टोरी थी जो बालू डोकरे की थी। तो मैं कहीं थोड़ा-सा, क्योंकि मेरी एक मजबूरी है, मैं नर्वस सिस्टम की वजह से मैं नोट्स नहीं ले सकता, लिखता नहीं हूँ। इसलिए कई बार मेरे से मैं तो सब दिमाग में याद रखता हूँ और उसको फिर याद रख के बोलता हूँ, उसमें कई बार मिक्सअप हो जाता है। और 135-36 वीडियो निकालने के बाद कल दूसरी बार मेरे से एक मिक्सअप हुआ है। एक बार पहले हुआ था, तो उसमें कुछ अंश जो थे वो ना चाहते हुए भी अनजाने में वो भरत नेपाली की स्टोरी के कुछ अंश इसके साथ मेरी गलती से मिल गए। ये किस्सा जो बालू डोकरे का था 2005 में हुआ था। आपने जिन लोगों ने इसको पॉइंटेड किया, आप सबका थैंक यू वेरी मच। बाकी किस किस्म से उसको ढूंढा गया, किसने मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, वो सब हकीकत है, वो आपने देखी है। वो साल की एक गलती थी और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उसमें एक आध कोई फ़र्क आया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी माफ़ी मैं आज इस बात की मांगता हूँ कि आज हमारी जो वीडियो है वो 2 घंटे लेट हो जाएगी, क्योंकि सुबह से जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वाईफाई नहीं और नेट नहीं चल रहा था। उसकी वजह से ना रिकॉर्डिंग पूरी हो सकी बिजली के बिना, तो ना वो अपलोड हो सका वीडियो। तो अब लेट रिकॉर्डिंग करके मैं आपको ये वीडियो 10 सवा 10 बजे लेटेस्ट बाई 10:30 तक ये वीडियो आपके सामने आएगा। उसकी मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके रख ले, ताकि ऐसी कभी इमरजेंसी आए तो लेट नहीं हो। खैर, तो ये 2 बातों के बाद आज समय ना वेस्ट करते हुए हम चलेंगे सीधे कुछ शेट्टी के पास, जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन बड़ी अजीब, रोचक, ट्रैजिक और हकीकत बयान करने वाली कहानी है उस नौजवान की, जिसका नाम था सुनील आत्माराम शेट्टी। ये सुनील शेट्टी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो बहुत चतुर और चातुर क्रिमिनल था। जेल में रहते हुए, नासिक जेल में, उसका जो टच था वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से हुआ। उसमें ज़्यादा लोग नासिक जेल में उस समय पे छोटा राजन के थे, और मुंबई में जो जेल थी उसमें ज़्यादा लोग आर्थर रोड में दाऊद गैंग के थे। इसी तरह अलग-अलग जेलों में अलग-अलग गैंग के लोग रखे गए थे, ताकि आपस में इनकी गैंग रवैदरी की वजह से लड़ाई झगड़े नहीं हों। तो वो उसकी चतुराई का मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। वो बेसिकली जो सुनील शेट्टी था वो मरोल एरिया का रहने वाला था, अंधेरी ईस्ट में। एक छोटी सी लॉज थी उसकी, और उन दिनों में उसकी नई-नई शादी भी हुई थी। तो वो लॉज के धंधे से करते-करते वो चर्च के धंधे में पड़ गया, और पूरा चर्च वो मुंबई के अलावा गुजरात के कुछ चुनिंदा शहरों में भी सप्लाई करता था। उनमें से सूरत एक शहर था, और सूरत में बहुत सारे डायमंड डीलर थे, डायमंड के काम करने वाले वर्कर, उनके साथ उसका टच था। ये इतने बड़ा काम करने वाले डायमंड वाले लोग चर्च क्यों लेते थे वो जाने, लेकिन वो उसके क्लाइंट थे। अब देखिए उस आदमी का काम करने का तरीका। नासिक जेल में था, मुंबई में केस में उसकी अरेस्ट हुई थी,
तो जब महीने 2 महीने के बाद, जब 15-20 दिन के बाद उसकी पेशी होती थी, तो नासिक जेल से जेल का स्टाफ उसको ट्रेन में बैठा के, अब एक आदमी के लिए पुलिस की गाड़ी तो आती नहीं जेल की, ना व्हीकल थे उस ज़माने में इतने, तो उस आदमी को ट्रेन में बिठा के बॉम्बे लाया जाता था नासिक से। 4-5 पुलिस वाले एस्कॉर्ट होते थे। उसको कोर्ट में पेशी के बाद कानूनन ये होता है कि उसको वापस कोर्ट हियरिंग के बाद उसको वापस नासिक जेल में लेके जाया जाए, लेकिन होता बिल्कुल इसके उल्ट था। आपको मालूम होगा शायद कि जो सूरत है वो मुंबई से बाई ट्रेन 3.5-4 घंटे लगते हैं। एक स्पेशल ट्रेन है जो सुबह सूरत से मुंबई आती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो मुंबई में काम करते हैं, जिनका बिज़नेस है, वो अर्ली मॉर्निंग वो ट्रेन पकड़ के ऑफिस के टाइम तक मुंबई पहुंच जाते हैं, और शाम को ऑफिस टाइम के बाद यहाँ से वो ट्रेन निकलती है और 3.5-4 घंटे के बाद सूरत पहुंच जाती है। तो पूरी फुल ट्रेन जो है वो बॉम्बे और सूरत के बीच में इसी 2 डेस्टिनेशन के पैसेंजर जाते हैं। बहुत से लोगों ने पास बनाए होते हैं ताकि जो किराए का जो अमाउंट है वो कम हो जाए। तो खैर, तो ये आदमी क्या करता था, हमेशा अपनी जो डेट थी वो वकील के थ्रू अपने मैनिपुलेट करके फ्राइडे की लेता था कि सैटरडे संडे कोर्ट बंद होते हैं और सैटरडे संडे जेल में एंट्री और ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इस आदमी ने उसका ये होता है कि जब आपकी एक कोर्ट से 5 बजे के बाद आपकी पेशी ख़त्म हुई तो जो कोर्ट का लॉकअप होता है उसको रख लेते हैं वहाँ पे, और नेक्स्ट वर्किंग डे को उसको जहाँ जाना होता है भेज देते हैं। लेकिन ये आदमी बड़ी चतुराई से ऐसी सेटिंग करके रखी थी कि इसकी पेशी जो थी वो 5 बजे के पहले पहले ख़त्म करवा लेता था। वहाँ से पुलिस वालों को लेके अपने घर पे जाता था मरोल, 2-3 लोगों को दारू वारू पिला के खाना खिला के जहाँ अपनी लॉज पे ले जाता था अंधेरी ईस्ट में, वहाँ पे उनको छोड़ के 2 पुलिस वालों को लेके वो नासिक की ट्रेन में, नासिक की जगह जो सूरत ट्रेन जाती थी उसमें बैठ जाता था। तो अपनी जो चर्च की जो सप्लाई थी वो पुलिस वालों की, 2 पुलिस वाले जो साथ में लेके जाता था एस्कॉर्ट वाले, उनके साथ अपनी सप्लाई भी ले जाता था और सूरत में अपने क्लाइंट्स को चर्च दे के उनसे पैसे वैसे लेके अपनी खबर निकाल के किसका क्या धंधा क्या है वो लेके नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह वो ट्रेन जो सूरत से बॉम्बे आती है वो पकड़ के फिर बॉम्बे आ जाता था और फिर अपने एस्कॉर्ट्स को लेके नासिक चला जाता। तो ये उसका एक रूटीन, जब भी उसकी पेशी होती थी बम्बई में तो सूरत का एक चक्कर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ लगा के जरूर आता था। तो ये करते करते उसका जो टच था वो पुलिस वालों के साथ उसका राब्ता अच्छा हो गया, और इस उसकी चतुराई की वजह से जो दूसरे अंडरवर्ल्ड वाले लोग थे वो उसकी एक तरीके से कदर करने लगे कि इज़ अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, इसका अच्छे इसके रिसोर्सेज हैं। तो खैर वो करते करते हुए छोटा राजन के करीब आ गया, और तभी इसकी इन्फॉर्मेशन पे छोटा राजन गैंग को ये पता चला कि अगर हम सूरत में कोई बड़ा काम करेंगे तो जो मेरे लोग हैं उनका नाम होगा, तो उनसे डर के हमें डायमंड वाले जो हैं हर महीने या हर हफ्ते जहाँ कुछ बड़ा अमाउंट एक बार डर के हमें देते रहेंगे। तो एक नई मार्केट, एक नया बाज़ार खोलने के चक्कर में इन्होंने एक टीम तैयार की, और उस टीम में 4-5 लोग थे। एक तो जो खुद सुनील आत्माराम शेट्टी, इसके बाद एक कुंदन सिंह रावत, और उसके साथ जो हेमंत पुजारी जो बाद में इतना बड़ा नाम बना वो इनके साथ, और एक और लड़का था आनंद चिकना। ये आनंद चिकना वही आदमी है जो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था 97 में, उसमें भी आनंद चिकना था, वो उस 9 मेंबर गैंग का एक हिस्सा था। तो ये 4-5 लोग मिलके प्लानिंग बना के सूरत गए, और छोटा राजन गैंग ने इन सब को बाहर से ये बताया गया कि जो वहाँ की सूरत की कोर्ट में एक 1992 के जो ब्लास्ट हुए थे सूरत में, उस ब्लास्ट के 2 अक्यूज जो थे हुसैन घड़ियाली और मोहम्मद सूरती, उनके ऊपर टाडा के केस चल रहा था और उनकी पेशी जो थी वो सूरत की कोर्ट में होती थी। तो सूरत उस जो कोर्ट और जहाँ पे ये लोग रुके थे
उसके बीच में एक टावर मंदिर करके जगह आती है, तो वहाँ से आके कुछ गाड़ियाँ स्लो होती हैं, या इनको ये था कि अगर वहाँ नहीं मार सके तो हम लोग कोर्ट की प्रेमाइसेस में उनको गोली मारेंगे, और लोगों को ये लगेगा कि हमने कोई बहुत बड़ा देश प्रेम का काम किया है कि जिन लोगों ने सूरत में बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनमें से जो 2 मेन आदमी हैं उनको कोर्ट में जाके छोटा राजन के ग्रुप ने मारा, तो ये देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। उसको लेके इन्होंने ये प्लानिंग बनाई, और उसमें ये चारों लोग जिनके मैंने नाम लिए ये वहाँ पे पहुँचे सूरत में, और 2 लड़के जो थे आनंद और जो शेट्टी, ये एक होटल में रुके, और विजय पुजारी और जो रावत था वो दूसरे होटल में रुके। तो एक साथ नहीं रुके कि कहीं को पुलिस की रेड वगैरह हो तो चारों एक साथ नहीं पकड़े जाइए। लेकिन इनकी सूरत में हाज़िरी की रिपोर्ट, ये 1 हफ्ता तक वहाँ रुके थे, वो डेट देखने के लिए कब उनकी डेट आती है, कब करेंगे, और साथ में इनका वो जो ड्रग का काम था वो चलता रहा, अपने सोर्सेज को मिलते रहे, नई इन्फॉर्मेशन निकालते रहे। तो शेट्टी था जो सुनील शेट्टी, इसने अपने सोर्सेज के थ्रू पता लगाया कि कल उनकी पेशी होने वाली है, तो ये अपने हथियार वगैरह रेडी करके सब रेडी थे निकलने के लिए। लेकिन इसकी वहाँ पे सूरत में हाजिरी की रिपोर्ट गुजरात पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को लग गई। वो खबर मुंबई के पुलिस के सोर्सेज से उनको मिली थी, तो उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई गई। अहमदाबाद से इंस्ट्रक्शन आई सूरत, उन्होंने एक टीम बनाई जिसके उस ज़माने में एक एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे सूरत के, आशीष भाटिया, उनकी निगरानी में जो टीम बनी, उन्होंने एक कूबिंग ऑपरेशन वहाँ पे चलाया, होटल सर्च वगैरह किए, लॉजेज में सर्च किया, तो उसमें इनके हाथ में सुनील शेट्टी चढ़ गया। तो उसको पकड़ने के बाद उन्होंने जो उस एरिया में पूरा जो घेराबंदी की, उसमें सामने कहीं इनको आनंद चिकना नज़र आ गया। ये भागने के चक्कर में था पुलिस कॉर्डन से, लेकिन पुलिस ने उसको चैलेंज किया। अब देखिए, आपने फिल्मों में ऐसा सीन देखा होगा, लेकिन रियल ज़िंदगी में भी ऐसा सीन होता है, वो जहाँ पे आनंद चिकना ने करके दिखाया। उसने अपनी दोनों पैंट पॉकेट से 2 वेपन निकाली और दोनों हाथों से वेपन पढ़ के फायरिंग शुरू की पुलिस के ऊपर, और धाड़-धाड़ गोलियां चलाई। लेकिन उसके साथ पुलिस वाले को, उनको पता था, उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि अब जो सस्पेक्ट लोग हैं वो वेल आर्म्ड हैं, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में बहुत सारी गोलियां उसको, आनंद चिकना को मारी, और उसको वहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले गए। और उसी टाइम पे सुनील शेट्टी ने एक कमोशन देख के, अफरा दफड़ी का माहौल देख के भागने की कोशिश की, तो इसको भी गोलियां मार के उसको मारा गया। तो जो 2 आदमी वहाँ से मर गए, और जो दूसरे 2 थे हेमंत पुजारी और रावत, वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, क्योंकि वो हजीरा जो रोड है, जो रास्ता हजीरा को जाता है, उसमें वो दूसरी लॉज में रुके हुए थे, वो पुलिस के कब्जे में नहीं आए। और जब वहाँ पे रह रहे थे उसके पहले, तो मैंने जब अपनी रिसर्च की, सोर्सेज ने बताया, जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी शादी नई हुई थी उन थोड़े दिन पहले, तो जब ये वहाँ पे ये पुलिस मुकाबले के पहले 1 दिन पहले उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया था मरोल में, तो वो प्रेग्नेंट थी, उसको पूछने के लिए कि हालचाल ठीक है। तो इसको तभी ये मोबाइल फ़ोन वगैरह इसलिए नहीं करते थे कि ट्रेस हो जाते थे, तो एक दूसरा कोई इनके पड़ोसी के पास कोई लाइन थी, लैंडलाइन वगैरह, उसके थ्रू बात करता था, ताकि मेरी इसकी लोकेशन किसी को पता नहीं चले। तो उस जो जिसके घर फ़ोन था, उसको जब पूछा गया कि मेरी बीवी की हालत क्या है, तो उसने बताया कि आज ही आपके एक बच्चा पैदा हुआ है। तो इन लोगों ने उस रात को पार्टी भी की वहाँ पे, और अपने सब चारों दोस्तों को बोला कि मेरे घर में एक नई औलाद आई है, और जल्दी ये ऑपरेशन ख़त्म करके मैं अपने उस बच्चे का मुंह देखना चाहता हूँ। और आप देखिए ऊपर वाले की कुदरत, किस्मत, वो उसको अपने बच्चे की, वो जो नया पैदा हुआ बच्चा था, उसकी शक्ल देखनी भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि दूसरे ही दिन उसका सूरत पुलिस के साथ एनकाउंटर में उसकी डेथ हो गई। तो ये था शेट्टियों की लिस्ट में आज की।
आखिरी कड़ी। और उसमें से ये 2001 की सितंबर की बात है। और उसके बाद अहमद पुजारी और रावत ये और बहुत सारे कारनामों में इन्वॉल्व रहे। और उसके बाद ये अपना इन्होंने जो गतिविधियाँ थी छोटा राज इनकी गैंग की वो जारी रखी। उनके बारे में फिर कभी कभी कोई आने वाले दिनों में एक और जब रवि पुजारी का, हेमंत पुजारी का, इनका जब किस्सा शुरू करेंगे पुजारी लोगों का, उसमें इनका भी जिक्र पूरी डिटेल में आएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।